हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है और इस पूरे सिस्टम के पीछे कौन होता है? तो आज हम उसी खास शख्स से बात करने वाले हैं जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज करता है और क्या-क्या उस शख्स के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या-क्या प्रॉब्लम्स, क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। तो आज हम इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं जी, आप? नमस्कार चरुषिया जी। सर, एज अ एग्जाम कंट्रोलर आप बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आप नियुक्त हैं और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 350 से ज़्यादा कॉलेजेस हैं और उन सभी की परीक्षाओं को सही तरीके से कार्यान्वयन करना वो आपका दायित्व होता है। तो एज अ एग्जाम कंट्रोलर आपकी क्या भूमिका है? तो अब मैं थोड़ा-सा इस पूरी प्रक्रिया को जानना चाहता हूँ। ये इसकी शुरुआत कैसे होती है? एग्ज़ाम कैसे आप निर्धारित करते हैं और कब एग्ज़ाम होगा? तो ये पूरा मैनेज कैसे होता है? जी, जी, बहुत अच्छा सवाल है चौरसिया जी आपका। हुँ, दरअसल मैं आपको बता रहा था कि विश्वविद्यालय की कुछ ड्यूटीज़ हैं। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में बना हुआ था। उसमें धारा 7 में कई बातें लिखी गई हैं कि विश्वविद्यालय का कार्य है कि छात्रों की परीक्षा कराना और उनकी उपाधि प्राप्त कराना। अब सबसे बड़ा जो है चैलेंज है विश्वविद्यालय का परीक्षा कराना। परीक्षा का कार्य तभी से शुरू होता है जब हमें एडमिटेड कैंडिडेट्स की क्या मिल जाती है, सूची मिल जाती है कि फला-फला पाठ्यक्रम है, फला-फला पाठ्यक्रम में कितने छात्र हैं, उसको हम विश्वविद्यालय की भाषा में न्यूमेरिकल रिटर्न या एनआर कहते हैं। जी। अब परीक्षा के लिए जो आवश्यक चीज़ है, आप जो समझ रहे हो कि उसको स्थान चाहिए कि कहाँ पे जो है उसको बैठाया जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, परीक्षा केंद्र कहते हैं। जी। और परीक्षा केंद्र में बच्चे के लिए उपयोगी है, मतलब कॉपी चाहिए उसको, हुँ, वो परीक्षा में चीटिंग ना करे, अच्छा वातावरण मिले, तो उसके लिए केंद्र अध्यक्ष और कक्ष निरीक्षकों आदि की ड्यूटी लगाते हैं हम लोग। इसके पहले प्रश्न पत्र रचना का कार्य जो है बड़ा जटिल होता है। प्रश्न पत्र रचना के लिए जो बोर्ड ऑफ स्टडीज होती है, हुँ, उसमें नाम आते हैं कि फला फला टीचर जो है इस कार्य के लिए, प्रैक्टिकल के लिए और पेपर सेट करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए ये जो है नामित किए जाते हैं और इसकी सूची परीक्षा समिति में भी जाती है। तो जैसे हमें ये पता चल गया कि न्यूमेरिकल रिटर्न मिल गया, छात्र कितने हैं और क्या क्या वैरायटी है, बीए का है, बीएससी का है, पेपर्स भी उसमें बटे हुए हैं, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, थर्ड पेपर है, आजकल तो माइनर मेजर भी आ गए हैं। तो प्रश्न पत्र रचना के लिए जो नाम बोर्ड ऑफ स्टडीज से आते हैं, फिर उन परीक्षकों के पास हम उनके पते पर आइदर ईमेल से भेजते हैं उनको लेटर, या अभी भी हम जो है एक डॉकेट कहलाता है, डॉकेट भेजते हैं। डॉकेट में जो है पिछले साल के प्रश्न पत्र संरचना का स्वरूप होगा और उसका नियुक्ति पत्र होगा, रेमुनरेशन क्या मिलेगा, ये चीज़ भी उसको बताई जाती है। फिर प्रश्न पत्र बन के आ जाते हैं, फिर इसके लिए एक गोपनीय प्रेस मुद्रण की जो है तलाश होती है, जिसकी जो है निष्ठा और बहुत ही अच्छी होती है। फिर उसको तय किया जाता है बाय टेंडर प्रक्रिया से। फिर उससे पेपर बनवाते हैं, फिर पेपर के सील्ड पैकेट्स आते हैं, सेंटर वाइज आते हैं, नोडल सेंटर वाइज आते हैं। इस तरह से पेपर हम जो है परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाते हैं। फिर वहाँ स्कीम के अनुसार स्कीम पहले घोषित कर दी जाती है। आजकल तो 2-3 पालियों में परीक्षा करा रहे हैं। स्कीम घोषित कर दी जाती है, उसके बाद जो है बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं, उनकी परीक्षा जो है होती है। होने के बाद फिर कापियों का कलेक्शन जो है क्या होता है, नोडल सेंटर बनाए जाते हैं। वहाँ पे जो है नोडल सेंटर में कापियों को कलेक्ट किया जाता है। फिर वहाँ से हम अपने वाहनों को भेज करके कापियाँ मंगवाते हैं। मंगवाने के बाद उन कापियों की कोडिंग करते हैं हम लोग, ताकि कोई चीटिंग ना हो, चीटिंग ना हो पाए। है ना।
उसमें कोडिंग में ये होता है कि रैंडमली जो है 10-20 लड़के खड़े हो जाते हैं, एजेंसी इसके लिए हायर करते हैं और वो कापियाँ हर सेंटर की एक जगह मिलाते हैं। फिर रैंडमली जो है उनको क्या करते हैं 25-25 का पैकेट बनाते हैं, फिर वो एक बोरे में भर करके मूल्यांकन केंद्र भेजी जाती है। वहाँ परीक्षक होते हैं तो उनको उसमें कापी दे देते हैं, मतलब उसका रोल नंबर वगैरह मिट जाता है। अच्छा। दूसरा हम एक बार कोड देते हैं, इसी प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। अच्छा, इसको मतलब कोडिंग किसी है। की कापी जो है पहचान न सके कोई, अच्छा, ये हमारे रिश्तेदार की थी, हमारे भाई की थी, भतीजे किसी की की थी। भी। हाँ जी ओके। जी जी, मतलब कापी जो है पहचानी ना जा सके, इसीलिए उसको कई बार हम मिलाते हैं। और मिलाने के बाद चूंकि उसमें रोल नंबर, नाम, पता नहीं रह जाता है, केवल बार कोड होता है। वो बार कोड जो है हम लोगों के पास होता है। तो इस प्रकार से ये है कि किसी के साथ जो है अन्याय ना हो, निष्पक्ष मूल्यांकन हो, इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यानी कि बात करें कि जैसे एक मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि एक जो पेरेंट की भूमिका होती है अपने बच्चे के लालन पोषण करने की और उसके बाद उसके फ्यूचर के बारे में सोचने को लेके, तो वैसे ही मैं समझ पा रहा हूँ कि इतना सारा चैलेंजिंग चीज़ें रहती है कि आप पूरा पेपर कहाँ देना है, कैसे सेट करवाना है, सब कुछ। जी जी जी, ये बहुत ही गोपनीय कार्य है और पेरेंटल वाली जो भावना आप बता रहे हो वो निश्चित रूप से होती है। वो पेरेंट्स का दायित्व जो होता है वो तब जगता है जब बच्चा की मार्कशीट नहीं मिली है, बैक पेपर लगा है, उसकी पोस्टिंग नहीं हो रही है। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि परीक्षा में उपस्थित होते हैं और परीक्षा केंद्र की लापरवाही या टेक्निकल त्रुटि के कारण उसको एब्सेंट घोषित कर दिया जाता है। फिर वो जब बच्चा यहाँ पे आता है तब वहाँ पे जो है पेरेंट वाला भाव जगता है कि अगर ये सोचो कि मेरा ही बच्चा होता तो ये इधर उधर भटक रहा है। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जो कंसर्निंग स्टाफ है हमारा, दरअसल ये एक आदमी का कार्य नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। इसके लिए पूरा परीक्षा विभाग, गोपनीय विभाग और कई अधिकारी भी साथ में और रहते हैं। और ये सारा काम माननीय कुलपति जी के निर्देशन में होता है और परीक्षा समिति हमारी इस संबंध में हाईएस्ट बॉडी है। सर, अगर हम थोड़ा सा पिछले समय में चलते हैं, बात करें जब आप खुद एक स्टूडेंट थे, तो आपकी स्टूडेंट जर्नी क्या रही? मैं थोड़ा सा वो जानना चाहता हूँ। स्टूडेंट जर्नी में तो मैं ये बताऊंगा कि आई एम फ्रॉम ए वेरी हम्बल वर्जिन्स, लेकिन जो उसे कुदरती कहिए या जो कहिए, पढ़ने की जो है बड़ी लालसा थी, सीखने की बड़ी लालसा थी। और मैं गांव से हूँ तो गांव में बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी, तो जहाँ कहीं छोटी सी किताब भी मिल जाए, अगर उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, एक सदाचार के नियम हमें मिल गए थे। मैं जब 5-6 में पढ़ता था, तो अब उसको पढ़ने के बाद उसी का व्यवहार करना। उसमें लिखा था एक, आप लोग हंसेंगे, कि बड़े लोग जहाँ गुरु मिल जाए तो उनके पैर छूने चाहिए। अब हमारे प्राइमरी के टीचर श्री मोतीलाल श्रीवास्तव साहब हमारे मोहल्ले के ही थे। अब मोहल्ले में कई बार भेंट हो जाती थी, तो चूंकि हमने पढ़ रखा था किताब में कि हम गुरु जी के पैर छूने चाहिए, तो एक दिन वो कहते हैं कि अरे राज बहादुर, दिन में 1-2 बार पैर छूना ठीक है, जब भी मिले तब नहीं। तो वहां से मतलब जो शिष्टाचार सदाचार के जो नियम थे, और फिर जब और आगे की कक्षाएं हुई तो मन में ये था कि कुछ पढ़ लिख करके कुछ बनना है। तो वो रटने की बड़ी आदत थी। हमारे पढ़ने का जो तरीका था वो हनुमान चालीसा की तरह सुबह और शाम जो पढ़ाई हो, जो कॉलेज में स्कूल में लिखाया जाता था, उनको जो है पढ़ना, दोहराना। और जब रोज आप दोहराते हो तो आपको रट जाता है, और रट जाता है तो फिर परीक्षा में आप जो है अच्छे नंबर ले आते हो। यही वजह रही कि मैं कक्षा 5, 6, 7 में सेकंड रैंक आई, 8, 9, 10 में हमने अपना बोर्ड में कॉलेज टॉप किया। विदानर 75% उस समय यूपी बोर्ड का था, और इंटरमीडिएट में हमारे 65% मार्क्स रहे। ये जर्नी रही। मैंने बीएससी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज बांदा से किया, वो भी फर्स्ट डिवीजन में था। मुझे नंबर याद है 592 नंबर आउट ऑफ 900 ऐसा कुछ था। और इसके बाद जो है तरीका नहीं था, पता नहीं था कि हमें क्या बनना है। मतलब पहले नहीं पता था कि क्या बनना है। तो जब बांदा में हम जहाँ रहते थे वहाँ पे एक शुक्ला जी और एक मेरे मिश्रा जी
मतलब वो एमएससी के छात्र थे, तो उनकी चर्चा होती थी आपस में कि आईएफएस बनने की, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अच्छा। तो उसमें फिजिक्स और मैथ्स उन्होंने ले रखा था। तो हम उनकी चर्चा सुनते थे तो हमें लगता था कि आई विल आल्सो बिकम एन आईएफएस ऑफिसर। तो यानी कि गोल आपको वहां से मिल रहा था। हाँ, गोल वहां से मतलब मिल रहा है। वो कई करवटें बदलता है, मतलब जो है इनिशियली दैट वाज नॉट फिक्स्ड, तो दैट डिपेंडेड अपॉन द सर्कमस्टेंसेस। कैसी कैसी परिस्थितियां आई, क्या क्या जी को अच्छा लगा, वैसा जो है वो ढलता गया। तो आईएफएस के लिए तैयारी करने लगे। तो बीएससी करने के बाद हम चले गए वहाँ इलाहाबाद तैयारी करने के लिए। कुछ आर्थिक तंगी कहिए या ये कहिए कि पढ़ाने का पैशन, तो हमने कहा हम ट्यूशन करेंगे, अपना खर्चा खुद उठाएंगे। तो ट्यूशन करने के लिए जहाँ गए तो कई लोगों ने कहा कि व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन। तो हमने कहा कि आई एम सिंपली बीएससी। उन्होंने कहा आई एम सो सॉरी, कुमार कोचिंग कीड़गंज की, मुझे अभी याद है वो। तो फिर हम लौट के वहाँ से आए तो फिर हमने एमएससी में दाखिला लिया। और अनफॉर्चुनेटली आई वाज लेट। दीपावली के आसपास की बात थी। उस समय रेगुलर एडमिशन बंद हो गए थे। तो वहाँ के जो पंडित जी डिग्री कॉलेज बांदा के एक दीक्षित जी बाबू जी थे, उन्होंने कहा कि अरे भाई राज बहादुर, तुम ऐसा करो प्राइवेट एडमिशन ले लो, गणित से एमएससी हो जाती है हमारे यहाँ। अच्छा। तो मैंने प्राइवेट में एडमिशन लिया और पढ़ाई शुरू की और अगले साल मुझे ट्रेजरी में नौकरी मिल गई, यानी कोषागार कोषागार में बांदा में सहायक लेखाकार के पद पर मुझे काम करने का अवसर मिला। अब चूंकि एमएससी पार्ट 1 हो चुका था, तो एमएससी फाइनल का जब परीक्षा फॉर्म भरने की बात आई तो लोगों ने बताया वहाँ पे कि भाई आपको अपने नियोक्ता से क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। तो हम एप्लीकेशन लेके गए। तो एट दैट टाइम मिस्टर शीतलादीन मौर्य साहब हमारे ट्रेजरी अफसर थे, उन्होंने कहा क्या बनना चाहते हो। तो हमने केवल टीचर के ख्वाब देखे थे कि टीचर बनना है हमको। तो उन्होंने ये कह दिया कि अरे टीचर बन के क्या करोगे, अधिकारी बनो, तो तमाम शिक्षकों से तुम्हारा पाला पड़ता रहेगा। तो दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। मतलब वहां से फिर हमने जो है पीसीएस आईएएस मतलब सिविल सर्विसेज के लिए मुड़े। और चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था तो फिजिक्स और मैथ्स लेता था। तो एक मेरे कजिन थे इलाहाबाद में यूडीए हो गए थे, तो उनके यहाँ मैं गया तो उन्होंने पूछा कि तुम तैयारी कर रहे हो, कौन कौन से विषय लिए हो। तो मैंने कहा भैया मैंने फिजिक्स और मैथ्स ले रखा है। कहें दैट इज टू टफ, एक विषय ह्यूमैनिटीज का कर दो। तो फिर ह्यूमैनिटीज में हमने किया वो हिस्ट्री किया। तो ये जो है 94 की बात है, पहली बार जो है प्री क्वालिफाई कर गए। फिर 1996 में सिविल सर्विसेज आईएएस वाला क्वालिफाई किया। फिर वो सिलसिला जो चलता रहा और 1999 में हमारा पेशकार मतलब वो इक्विवेलेंट टू नायब तहसीलदार पर्वती संवर्ग में हुआ था। अच्छा। उत्तराखंड में। लेकिन जब शायद नवंबर में राज्य बन गया, उत्तराखंड राज्य बन गया, तो वहाँ पे ज्वाइनिंग हम लोगों को नहीं दी गई। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हमने दिया, 2003 में परीक्षा हुई, 4 में रिजल्ट आया। 2005 में हमने 2 जुलाई 2005 को छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर नगर में ज्वाइन किया। और फिर वहीं से जर्नी हमारी डिप्टी रजिस्ट्रार में प्रमोशन हुआ, फिर वहाँ हमें परीक्षा नियंत्रक बनाया गया। 12 साल हमने वहाँ पे कार्य किया। आप यानी फुल डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ते गए। हाँ। और जो ऊपर वाले ने भी आपका साथ दिया कि आप जहाँ बढ़ते गए और लाइफ में चैलेंजेस भले ही आए लेकिन आप बढ़ते गए, आपने चैलेंजेस का सामना किया। तो आज की जो जनरेशन में, आज के जैसे कि पहले जो बात करें उस जनरेशन में, तो उस जनरेशन में भटकाव कम था, लाइक सोशल मीडिया का हो या फिर विभिन्न प्रकार की और चीज़ें नहीं थी। तो एक बच्चा एक सही पाथवे पर चलता था, थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता था। लेकिन आज की जनरेशन में बच्चे के पास भटकाव बहुत है। तो आज आप उसको कैसे गाइडेंस देना चाहेंगे? एक्चुअली महात्मा बुद्ध ने कहा था कि आनंद, इस संसार जो है क्षण क्षण बदल रहा है, परिवर्तन है। हमारी जर्नी जो है गुफाओं से शुरू हुई है। आदि मानव वाली जो स्थिति थी वहां से हम लोग यहाँ तक जर्नी तय करते हुए आए हैं। तो उस समय जो था वो चैलेंजिंग था, लेकिन आज हम बैठ के देख रहे हैं तो लग रहा है दैट वाज नॉट ए चैलेंज।
लेकिन वो चैलेंज उस समय के लिए भी था। हम्म, आज के दौर में देखें तो चैलेंज बढ़ी है, हम्म, और उसको जो है जीतने के लिए संसाधन भी बढ़े हैं, लेकिन जिस लगन उत्साह की आवश्यकता उस समय के साधक को थी, वही आज के साधक को भी है। हम्म, अब वो कैसे जो है अपना सोशल मीडिया मैनेजमेंट करता है, कितना समय मुझको देना है, मोबाइल में कितना नहीं देना है, हम्म, ये अभी भी मतलब चैलेंजिंग है। और इसको कैसे वो संभाल के रखे, पहले तो अपना लक्ष्य तय कर ले। हम्म, लक्ष्य तय करने के बाद करना क्या है, उसको जो जो मटेरियल उसके लिए आवश्यक है, जितना समय आवश्यक है, डिवोशन आवश्यक है, वो अगर वो देगा तब तो सफल होगा, अदरवाइज सफल होने की गुंजाइश नहीं है। आज समस्या इस बात की भी है कि पहले रिसोर्सेज लिमिटेड थे, लेकिन आज इंटरनेट रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। आज बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किसको हम चूज करें और किसको चूज नहीं करें। तो उसमें आप क्योंकि क्या हम कहना चाहेंगे कि लाइक इसमें कैसे बचाव करें, उस भटकाव से कैसे बचाव हो? दरअसल हम किसी ओर बढ़ते हैं जब, तो एक उत्साह होता है। हम्म, दुनिया चमत्कार की है, हमारे अंदर जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, घमंड है। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी एक प्लेटफॉर्म का चयन करना चाहता है। हम्म, अब वो चयन करेगा तो पूरा उत्साह उसमें होना चाहिए, लगन होनी चाहिए, और उसको ये जानना चाहिए कि जो है अगर मैं भटका हम्म, तो मैं रेस जीत नहीं सकता हूँ। वो कछुआ और खरगोश वाली कहानी है ना, हम्म, कि जो सतत प्रयास करेगा, निरंतर लगा रहेगा अपने लक्ष्य की ओर, हम्म, वो जो है निश्चित रूप से सफल होगा। आज के दौर की जो चुनौतियां वो सबके लिए है ना, हम्म, हर साधक के लिए वही चुनौतियां है। जी, ये एक तपस्या है एक तरह की, हम्म, जो क्या छोड़े क्या पकड़े। अच्छी चीजों को जो पकड़ेगा, अच्छी बातों का इस्तेमाल करेगा, वो आगे बढ़ेगा, वो निश्चित ही सफल होगा। सफल होगा। और एट ए टाइम आप सब कुछ करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपकी नाव पार होगी। तो मेरा सबको यही संदेश है हम्म, कि आपने जो बाहरी आवरण में देखा है कि हम्म, मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा किसान बनना है, हम्म, अध्यापक बनना है, कुलपति बनना है, जो भी बनना है, दिल से मानो। तो उस बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है, हम्म, वो चीजें आपको पहले समझनी चाहिए, फिर उनको अपने लाइफ में उतारना चाहिए। कहीं मैंने पढ़ा था कि जो तुम होना चाहते हो हम्म, वैसा बिहेव करना शुरू करो, जैसा तुम होना चाहते हो जैसा वैसा आप बनना चाहते हो वैसा बिहेव शुरू करना। करो आप। हम्म, तो अपने आप जो है वो काबिलियत आ जाती है, दैट इज इनकलकेटेड, आती है, रंग लाती है हिना पे जाने के बाद। क्या बात है। तो थोड़ा-सा मैं आपकी शेरो शायरी की थोड़ी-सी दास्ताँ पे बात कर लेता हूँ। आप एज़ अब टॉपर स्टूडेंट रहे हैं, जैसा कि आपकी जर्नी से पता चलता है। तो मैं थोड़ा-सा उस पे बात करना चाहूँगा कि बांदा ने आपको कैसे सपोर्ट किया और बांदा से आपकी क्या जर्नी के बारे में थोड़ा-सा। 12 में मैंने पढ़ाई भी की है, हुँ, 1985 में आया था, हुँ, और वहीं मुझे कोषागार में 10 अप्रैल 1989 को हुँ, नौकरी मिल गई थी। हुँ, और फिर इसके बाद मैंने 16 वर्ष वहाँ नौकरी की। तो जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक है, तो पहले सुनने का शौक था। हुँ, शहर में जहाँ कहीं मुशायरा होता था, पता चल जाता था कि आज राइफल क्लब में है, हुँ, आज जो है संकट मोचन मंदिर के सामने है, हुँ, तो वहाँ हम लोग रात में पहुँच जाते थे। हुँ, बहुत चीज़ें समझ तो नहीं थी उसकी, लेकिन उनकी जो लय है, वो कहने का अंदाज है, हुँ, और जो विषय है, वो जो कहना चाहता है, हुँ, वो शायरी मेरे ख्याल से अ, इश्क की भी होती है, हुँ, और उसमें सूफियाना अंदाज भी होता है। आत्मा परमात्मा की मिलन की भी बात करता है वो। हुँ, तो जो समझने वाले बड़े उच्च चेतना के होते हैं वो तो समझ जाते हैं, अदरवाइज हम लोग तो साधारण इश्क की बात समझते हैं। हुँ, और इश्क जो है सबको जो है हुँ, भाता है, लुभाता है। हुँ, तो हुआ ये करता था कि अ, जो सुनते थे उसको डायरी में नोट कर लेते थे, हुँ, और फिर उसको जो है पढ़ने में बड़ा मजा आता था। उसकी लय जो ताल होती थी हुँ, वो बड़ा प्यारी लगती थी। तो नकल करते थे कि शायद हमें भी जो है ऐसा आ जाए, हुँ,
इस तरह का ऐसा होता था। फिर जो है एंकरिंग का शौक कैसे हुआ, हम अपने कोषागार में थे तो हम महामंत्री का चुनाव लड़े। तो अच्छा। कर्मचारियों का यूनियन का होता है, हाँ, हाँ। तो वहाँ जो है हमें महामंत्री बनने का अवसर मिला। तो फिर वो जो यूनियन की बैठकें होती थी उसमें बोलने वोलने का अवसर मिला, तो उससे कुछ जो है डर दूर हुआ। इसके बाद जब हम तहसील बांदा में थे तो वहाँ एक इशरत हुसैन साहब रिटायर हुए, तो एसडीएम साहब ने एक उनकी विदाई पार्टी रखी। उस विदाई पार्टी में हमको एंकरिंग करने के लिए कह दिया। तो एक आधी शेरो शायरी हमने जो है हवा में उछाल दी, तो सब लोगों ने बड़ी तारीफ की। अब तारीफ तो आप जानते हो कि ऐसी घूस होती है कि न लेने वाले का खर्चा होता है न देने वाले का। क्या बात है। और लेने वाला भी जो है खुश होता है और देने वाला भी तारीफ तभी करेगा जब खुश होता है। तो वो जो दाद थी वो बड़ी अच्छी लगी। अब इसके बाद जो है मौका कहाँ मिलता है, तो हम कानपुर विश्वविद्यालय में जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार हुए तो हर साल जैसे बच्चों का यहाँ भी इंडक्शन प्रोग्राम होता है, नए बच्चों को प्रवेश करते हैं तो उनको विश्वविद्यालय के बारे में बताते हैं। तो वहाँ भी ये प्रोग्राम था। तो मेरे पड़ोसी थे डॉक्टर सिद्धांशु राय साहब, उन्होंने हमको कह दिया कि आप धन्यवाद आप ज्ञापित कर दीजिए। तो धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे तो उसी में मौका मिल गया। ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, बच्चों के लिए मोटिवेट करने के लिए हमने पढ़ दिया, ऐ वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। तो पानी जो है वहीं से निकल आया जो है। और फिर ऐसा हुआ कि जितने भी कार्यक्रम वहाँ कानपुर में होते थे शिक्षकों के अधिकारियों के, तो फिर हमको एंकरिंग दे दी जाती थी। वही शौक परवान चढ़ा यहाँ तक। कोई महफिल होती है तो लगता है कि कादा शेर अवश्य जो है उधार का पढ़ दिया जाए। क्या बात, यही होता है, उधार का पढ़ दिया जाए। जी जी जी। तो फिलहाल मुझे अभी याद आ रही है आपकी टेबल पर चाय रखी हुई है, तो चाय रखी है टेबल पर, हाँ। तुम इतवार पुराने ले आओ, हम कह देंगे कल छुट्टी है, तुम वो यार पुराने ले आओ। वाह वाह वाह। मेरे कहने का जो मकसद हुआ करता है कि दरअसल हमारी सोसाइटी बहुत ही विभाजित है, बटी हुई है। यहाँ ऊंच नीच असमानता की जो दीवारें खड़ी हुई हैं। तो यही मेरी पीड़ा का विषय पीड़ा होती है। तो मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं इसी पर चोट करने की बात करता हूँ। तो इसी पे जो शेर मुझे याद आता है, एक ही सफ में खड़े थे महमूदो अयाज। सफ माने पंक्ति होती है, एक ही लाइन। महमूद और अयाज मतलब एक जो है कमजोर आदमी है, एक अमीर आदमी है। महमूदो अयाज, एक ही सफ में खड़े थे महमूदो अयाज, न कोई बंदा था न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा था न कोई बंदा नवाज। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है कि हमारे बीच समता होनी चाहिए, विभेद नहीं होना चाहिए। तो ये जो मेरा शेर है इसी ओर इशारा करता है कि एक ही सफ में खड़े थे महमूदो अयाज, न कोई बंदा था न कोई बंदा नवाज। कहने का से यही है कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई नौकर हो, कोई मालिक हो, सब जो है इंसान हो। सब इंसान हो, इंसानियत की भावना हो। अच्छा, जैसे कि आप हर रोज आप सीखने की चाह रखते हैं, जैसे कि आप पढ़ भी रहे थे और पढ़ाई के साथ आपका शौक भी था, तो आज आप क्या क्या शौक रखते हैं आपने नए सीखने को लेके, हर रोज कल से बेहतर आज को करने के लिए? थोड़ा सा उस पर भी। एक्चुअली मैं जितना पढ़ता हूँ मुझे लगता है कि मैं उतना ही कम जानता हूँ। तो पढ़ने का शौक मेरा इतना जो है कि अब आंखें भी जवाब दे रही हैं। अब उसमें मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन कराना। मेरे घर में आइएगा तो चारों तरफ किताबें ही किताबें मिलेंगी। मैं सब ना पढ़ पाऊँ, लेकिन अगर देखता हूँ कि ये किताब है, इसका जो है वर्ण विषय ये होगा, तो मैं खरीद जरूर लेता हूँ। अच्छा, किताबों का बड़ा शौक रखते हैं। किताबों का बड़ा शौक है। और मैंने ये भी सुना है कि दरअसल हमारे यहाँ और यूरोप में जो एक फर्क है, हमारे यहाँ उस घर को संभ्रांत माना जाता है जिसके घर में जो है अच्छी खेती हो, बैंक बैलेंस हो, आजकल तो जो है नौकरियां हो,
गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो आपके पास, हम्म। तो कहते हैं अरे भाई बड़ा आदमी, संभ्रांत आदमी है। लेकिन जो यूरोप में, पश्चिम में यह धारणा है हम्म। कि जो एलीट क्लास है या एलीट क्लास का घर है, संभ्रांत घर है, उसके घर में निजी लाइब्रेरी जरूर होगी। ओके। क्या होगी? निजी निजी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी। मतलब उनकी स्वयं की लाइब्रेरी जरूर होगी, जिसके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी होगी वो उतना ही क्या माना जाता है? बड़ा आदमी। संभ्रांत माना जाता है। दरअसल किताब होती क्या है? किताब जो है किसी लेखक की स्मृतियों का संग्रह होता है। यदि आप माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ पढ़ रहे हैं, गांधी जी की जो आत्मकथा है, हम्म। इसका मतलब है आप गांधी जी से वार्तालाप कर रहे हैं। गांधी आपके पास हैं। आप अगर जो है गीता पढ़ रहे हैं धन्य भगवान तो श्री आपको लग कृष्ण। रहा है कि जो है यहाँ पे अर्जुन और भगवान कृष्ण हैं। तो किताब जो कोई मामूली चीज नहीं है। किताब जो है उस पर्सन का जो है व्यक्तित्व है हम्म। जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। उससे वार्तालाप आप कर रहे हो अगर आप किसी किताब के साथ है। साथ हैं। वो किताब अगर है तो आप अकेले नहीं हो, सही। आपके साथ कई लोग हैं। तो आपका जो मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, खुद को फील कर रहा हूँ, लाइक बहुत अच्छा मतलब मिल रहा है। अगर मैं बात करूं कि हमारे जो एग्ज़ाम कल्चर को लेके, जब थोड़ा यूरोप की बात होगी, तो हमारे एग्ज़ाम कल्चर में और जो फॉरेन कंट्रीज़ में, वो फॉरेन कंट्रीज़ में वो जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, तो उनमें क्या अंतर है और क्या देखने को मिलता है? और क्या वो मैसेज आप देना चाहेंगे और अपने लाइफ में क्या चेंज करना चाहेंगे, अगर आपको अगर एक मौका मिलता है कि हम वो चीज़ चेंज करें? एक्चुअली जहाँ पर शिक्षा पद्धति की बात है, हुँ। तो पहले मैं अपने में मूल की शिक्षा के बारे में बताऊं। हमारे यहाँ शुरू से गुरुकुल परंपरा रही है। हुँ। गुरुकुल परंपरा का मतलब ये है कि ऋषियों के आश्रम होते थे, वहाँ पर जो है संभ्रांत घरों के बच्चे पढ़ने जाते थे और उनकी जो पढ़ाई होती थी वो मौखिक होती थी। हुँ। उनको चूंकि प्रायः जो है जो बड़ी कम्युनिटी थी, राजशाही थे, राजा वर्ग था या पुरोहित वर्ग था, इनके लोग बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे, तो उन्हें जो है राज्य करने का कौशल सिखाया जाता था, उठने बैठने बोलने का युद्ध अभ्यास किया जाता था। जैसे गुरु संदीपनी का आश्रम बड़ा प्रसिद्ध है, हुँ। तो भगवान कृष्ण वहाँ पे थे, तो उनको जो कलाएं सिखाई गई हैं हुँ। ये वहीं उसी आश्रम की कलाएं हैं। हुँ। मतलब 64 कलाएं हमारे यहाँ मानी जाती हैं। जी। तो भगवान कृष्ण को कहते हैं कि 13 कलाएं थी। 13 कलाएँ थी, 13 12 कलाएं। टॉन्स। उस समय की जो परीक्षा होती थी वो कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। वो होता ये था कि गुरुजी ने जो उपदेश दिया उसको आपको रटना है, स्मरण करना है हुँ। और उसको अपने जीवन में उतारना भी है। और इस प्रक्रिया में हुँ। गुरु जी के निगाह में जो व्यक्ति जो है बेहतर होता था उसको पास समझा जाता था। हाँ। मतलब कोई रिटर्न प्रणाली नहीं थी, लिखित प्रणाली नहीं थी, क्योंकि हो सकता है उस समय कागज का इजाद भी नहीं हुआ था। ताड़ के पत्र होते थे, उनमें से लिखते थे लोग। फिर अगर हम इधर आए तो परीक्षाएं, अगर चाणक्य को पढ़े हुँ। तो वहां पर जो कुछ परीक्षाएं मिली है, जैसे आईएएस की परीक्षा होती ना आजकल, हुँ। हुँ। पहले प्रीलिम्स, फिर प्रीलिम्स मेंस, होगा, फिर मेंस मेंस होगा, होगा, फिर इंटरव्यू इंटरव्यू। होगा। जी। इस तरह की वहां पर भी जो वहां का जो कल्चर था। प्रशासनिक वर्ग था, हुँ। अमात्य वर्ग कहलाता था। हुँ। तो उन अमात्यों का चयन करने के लिए कि इसके निष्ठा, ईमानदारी हुँ। कैसी है, तो वहाँ एक जो है परीक्षा ली जाती थी। हुँ। इसके बाद जो है हम यहाँ पे आधुनिक काल में आते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारे संस्कृत विद्यालय होते हैं, संस्कृत की पढ़ाई होने लगती है। मुस्लिम काल आता है तो उनके मदरसे होते हैं। अंग्रेज जब यहाँ आते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार होता है और जो है कॉपी पेन के आधार पे ये परीक्षाएं होने लगती है। और नालंदा विश्वविद्यालय का अगर आपने नाम सुना हो, बिल्कुल। तो वहाँ पर कहते हैं 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और ये बाहर से श्रीलंका, बाहर की भी बहुत। जापान, चीन ये वाले लोग भी वहाँ पर पढ़ने आते थे। तो भारतीय, आपने सवाल पूछा था कि क्या फर्क है दोनों की शिक्षा प्रणाली में। भारत की जो शिक्षा पद्धति है, यहाँ पर मैं क्लास में देखता हूँ तो टीचर सक्रिय रहता है, हुँ। स्टूडेंट जो है होते हैं वो आइडल बैठे रहते हैं।
पूरा अगर आप देखो तो पढ़ता कौन है वहाँ पे? टीचर पढ़ता है। वो सक्रिय रहेगा, ब्लैक बोर्ड में लिखेगा, सब कुछ बताएगा, लेकिन हमारा जो है स्टूडेंट है वो निष्क्रिय बैठा रहता है। और वेस्टर्न में जाएंगे तो वहाँ टीचर निष्क्रिय होता है और स्टूडेंट जो है एक्टिव रहता है। टीचर केवल गाइड करता है वहाँ पे, मतलब उस जो है प्रश्न को, उस पाठ्य को पढ़ने का प्रयास वो करता है, उसको जहाँ पे जिज्ञासा होती है वो जो है पूछता है टीचर से। और हमारे यहाँ टीचर पढ़ता है पूरा, अगर उसको कई अच्छे बच्चे होते हैं वो पूछ लेते हैं, अदरवाइज जो है 60 की कक्षा में 5 पूछ लेते हैं, 5 पूछ लेंगे, बाकी जो आइडल बैठे रहते हैं। तो एक तो ये अंतर है। और अगर यही बात करें कि अगर ये टीचर्स, अगर आप मैसेज टीचर्स को देना चाहें कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन के बारे में आप, क्योंकि हो सकता है टीचर्स भी हमारे इस पॉडकास्ट हमारे टीचर्स जो है बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा वो अध्ययन अध्यापन का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ है। ये वक्त का तकाजा है या क्या कहें, जब भी हम किसी कॉलेज में जाते हैं, परीक्षा केंद्रों में जाते हैं, तो देखते हैं कि बहुत कम बच्चे जो है आ रहे हैं। अब वो गुरु के गुरुत्व में कमी आई है या शिष्य के शिष्यत्व में कमी आई है, ये पड़ताल का विषय है। और दूसरी बात ये है कि कॉलेजेस की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है जी। पहले हम लोग अपने जनपद बांदा में देखते हैं कि दो एडेड कॉलेज थे, वहाँ एडमिशन के लिए जो है लाइन लगानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस का दायरा इतना बढ़ गया है कि लोगों को बच्चे नहीं मिल रहे। जहाँ तक मेरी थोड़ी समझ है, थोड़ी बहुत भी, जहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि जितना एआई हमारे लिए सुविधाजनक हो गया है, कहीं ना कहीं वो श्राप भी बनता जा रहा है। कि जैसे कि बच्चों की जो, जैसे पहले टीचर्स का ना और स्टूडेंट का बहुत अच्छा कनेक्शन रहता था। मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यही 10-5 साल पुरानी पीछे चला जाता हूँ। तो टीचर से बच्चा पूछता था, बच्चे से टीचर पूछते थे कि क्या किया नहीं किया। और आज देखता हूँ कि आज वो टीचर स्टूडेंट्स का उतना नाता कम रह गया है। और देखते हैं कि एआई, अरे यार मैंने अगर ये क्वेश्चन नहीं भी पूछ पाया, अगर सर से नहीं बात हो पाई, चैट जीपीटी या एआई है हमारे पास, मुझसे पूछ ले रहा हूँ। तो अब एआई पर आप क्या कहना चाहेंगे? एआई दरअसल इसका इस्तेमाल अगर जो है हम हेल्पिंग हैंड के रूप में करें तो बेहतर है, और एआई को हम मास्टर ना बनने दें। मेरा संदेश यही है कि एआई की आप हेल्प ले लीजिए, जहाँ पर जानकारी और कहीं किसी प्लेटफॉर्म में सुलभ नहीं है, आप उससे ले लीजिए। लेकिन ये ध्यान रखें कि विज्ञान जो है वरदान के साथ साथ अभिशाप भी होती है, तो इसका बहुत ही सजगता के साथ इस्तेमाल की जाने की जरूरत है कि ये कहीं हम पर ही ना हावी हो जाए, हम इसके गुलाम ना हो जाए। क्योंकि दरअसल हम पढ़ाई लिखाई जो सब कुछ कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली किस बात के लिए कर रहे हैं? इस बात के लिए ना कि हमारा जीवन सुखमय शांतिपूर्वक कटे, ये उद्देश्य है ना। तो अगर कोई भी चीज हो, कितनी अच्छी हो, अगर मेरे सुकून को छीनती है, मेरे शांति को छीनती है, तो उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं अपने शिक्षक कम्युनिटी और स्टूडेंट कम्युनिटी को यही सलाह देता हूँ कि एआई बेशक जो है हेल्पफुल है, लेकिन हम इसकी इतनी हेल्प ना ले लें कि हम इसके जो है गुलाम हो जाएं और ये हमारी मास्टर हो जाए, हमारी लाइफ को ये गाइड करने लगे। और हमारा जो लाइफ का मूल मंत्र है कि आई हैव टू लिव जॉयफुली, आई हैव टू लिव इन पीस, वो ना कहीं खो जाए। सर थोड़ा सा मैं एक प्रश्न आपकी मैनेजमेंट से लेके पूछना चाहता हूँ कि आप, जैसे कि मेरा यू चर्चा छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है, आप सर कैसे मैनेज करते हैं कि लाइक आप पूरे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में 350 से ज़्यादा कॉलेज आते हैं, उनको मैनेज करना, लाइक क्योंकि जब मैं चीज़ों को मैनेज कर रहा होता हूँ या कोई भी चीज़ों को मैनेज करता है तो एंजाइटी होता है, प्रेशर आ रहा होता है, उन सभी चीज़ों से आप कैसे निकलते हैं? और आप इतनी बड़ी टीम को आप चला रहे हैं, तो कैसे खुद को कंट्रोल रखते हैं? हाँ, होता ये है कि जब भी कोई कार्य होता है उसके लिए एक सेट रूल्स होते हैं। हमें कोई कार्य करना है, कोई योजना बनानी है, परीक्षा कराना है या प्रशासन के हैं, जहाँ कहीं भी आप देखोगे उससे निपटने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको नियमावली आदि कहते हैं। तो सबको पहले उससे अवेयर किया जाता है कि इट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन एंड हु विल इट डू।
कौन करेगा, कैसे करेगा, और क्या करेगा, ये उनको डूज और डोंट्स जो है बता दिए जाते हैं। जब हम डूज और डोंट्स बता देते हैं, इसके बाद तो बड़ा मॉनिटरिंग करनी होती है। किसने जो है सही किया तो बड़ी अच्छी बात है, गलत किया तो कैसे गलत हुआ, दैट कैंडिडेट दैट पर्सन शुड बी पनिश्ड। तो कुछ जो डर और प्यार का जो मिश्रण है उसी से काम ये किए जाते हैं। और इसके लिए पूरी एक टीम है। मेरे साथ जो है 2 डिप्टी रजिस्ट्रार हैं इस समय, एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, और एवोज भी हैं, प्रशासनिक अधिकारी जिन्हें हम कह रहे हैं। एक पूरा अमला यहाँ का है। और फिर जो कॉलेजेस में परीक्षा होती है वहाँ पर जो प्रिंसिपल है, प्रधानाचार्य है, टीचर्स हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, दे कोऑपरेट अस। तभी ये सब संभव हो पाता है। आपको माननीय कुलपति जी की गाइडेंस आपको कैसा लगता है? माननीय कुलपति जी से बेहतर प्रशासक हमें आज तक नहीं मिला है। मैंने उन्हें देखा है कि आप अब काम करने के साथ साथ एक व्यक्ति में भरोसा आ जाता है कि ये काम ठीक करेगा। शायद ऐसा हुआ होगा तो हम कोई भी चीज़ अर्जेंट नीड की आवश्यक है तो टेलीफोन से बात कर लेंगे, या उनको जो मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देंगे और वो तत्काल ओके करते हैं। तो मतलब कार्य करने में कोई जो है बाधा नहीं आती है, रुकता नहीं है। और हमारे कुलपति जी मतलब एट एनी आवर जो है उपलब्ध रहते हैं। वो कहीं बाहर गए हों और किसी उसमें सेमिनार में हो, कॉन्फ्रेंस में हो, तो फिर वो पलट के कॉल बैक करते हैं। इतना बेहतरीन जो है प्रशासक हमको नहीं मिला, तो इसलिए कोई काम नहीं रुकता है। अच्छा, थोड़ा सा मैं विश्वविद्यालय की पेरेंटिंग के लिए बात करता हूँ, जहाँ पर 23 से ज़्यादा स्टेट के बच्चे हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमारे विश्वविद्यालय की पेरेंटिंग को लेके किस तरीके से योगदान है? अब दरअसल बच्चे आते हैं हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो हमारे निभाने के लिए दोहरी भूमिका है। एक तो हमको जो है उनका टीचर, गाइड सब कुछ बनना है, और एक जो पेरेंट्स वाला, संरक्षक वाला भाव होता है वो भी जो है पीछे से रखना है। मतलब हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, उनकी क्या समस्या है, क्या नहीं समस्या है, उनकी सुरक्षा, ये सारी बातें हमारे कुलपति जी अपने संज्ञान में लेते हैं। और लेकर के जो यथासंभव मदद है पूरी की जाती है। और बच्चों को पढ़ने के लिए उत्साहित करने के लिए तो कुलपति जी तरह तरह के प्रोग्राम कराते हैं। उनकी फैकल्टी ऑफ माइंड डेवलप हो, इतने सेमिनार, इतने सिम्पोजियम होते हैं कि अगर बच्चा उनमें जो है पूरी रुचि के साथ, उत्साह के साथ भाग ले तो उसके चेतना का विकास होने से कोई रोक नहीं सकता है। वो सारा खेल चौरसिया जी चेतना का है, कॉन्शियसनेस का है। सवाल है कि कभी कभी परीक्षाओं में ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र में त्रुटि हो जाती है, या प्रश्न पत्र आउट ऑफ सिलेबस यदि आ जाता है, तो आप 1 घंटे में उसकी परीक्षा पुनः क्यों नहीं कराते हैं? तो दरअसल एक बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है। 1-2 बच्चे तो होते नहीं हैं कि हम जो है उसका पेपर पहले से बनाए रखे हुए हैं और जो है उसका बांट दें। तो इसमें परंपरा ये है कि अगर कोई प्रश्न गलत आया है तो उसके लिए हम एक कमेटी बैठाएंगे। कमेटी अगर ये कहेगी कि हाँ प्रश्न पत्र इतने नंबर का जो है गलत है, तो उसमें वो नंबर बच्चे को हम देते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस का सवाल आता है तो उसकी भी जो है पहले किससे जांच कराते हैं? जो प्रासनिक है, जिसने प्रश्न पत्र की रचना की है, उससे पूछेंगे कि भाई छात्रों ने शिकायत की है कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो फिर वो अपना देगा। अगर ईमानदार है, बता देता है कि हाँ साहब जो है 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं, तो उसी के अनुसार जो है हम मार्किंग बच्चे को अलग से दे देंगे। सभी बच्चों को दिया जाएगा वो बोनस नंबर। हाँ, अब उसको आप बोनस कहो या जो भी कहो, सभी बच्चों को दिया जाएगा। हाँ, बोनस के लिए अच्छा है। और अगर वो कहता है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तब हम एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं, उससे भी आख्या लेते हैं कि क्या ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। यदि वो कहता है कि हाँ आउट ऑफ सिलेबस है, तब फिर हम बच्चों को बोनस मार्क्स अवार्ड कर देते हैं।
ओके। और जैसे आपकी अभी ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है, कभी कभी जो है विकल्प में गलती हो जाती है, जो अल्टरनेटिव चार्ट सुझाए जाते हैं, हम्म, बच्चे शिकायत करते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं हम लोग, और हम लिखते हैं कि दिस क्वेश्चन वाज नॉट हम्म, अ प्रॉपर, देयरफॉर ऑल द कैंडिडेट शुड बी अवॉर्डेड मार्क्स अगेंस्ट दिस क्वेश्चन। जी। उस क्वेश्चन को इनकंसिस्टेंट घोषित करके सभी बच्चों को दिया जाता है। तो माननीय कुलपति जी के निर्देशन में बच्चों के साथ कोई अन्याय होने की संभावना नहीं है। और आप जानते हैं कि टू आर इज ह्यूमन, गलतियां होती रहती। सबसे होती हैं। हाँ। और एक दो बार ऐसा हुआ है, लेकिन जी। इस साल की जो परीक्षा अभी हम्म, तक चल रही है, मेरे ख्याल से एक भी त्रुटि हम्म। देखने को नहीं आई है। सर एग्जाम के प्रेशर में कुछ बच्चे एग्जाम ही मतलब देना स्किप कर देते हैं, तो क्या ये गलत है? और तो अगर जेनजी जनरेशन को आप कुछ मोटिवेट करना चाहेंगे तो आप किस तरीके से कहेंगे कि एग्जाम को जरूर देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए फिर प्रेशर में? इस मैं आपसे चर्चा कर रहा था कॉन्शियसनेस की, हम्म, जागरूकता की। हम्म, जब बच्चे जागरूक नहीं होंगे हम्म, तो उनका परीक्षा फॉर्म छूटेगा, हम्म, वो जो तैयार नहीं होगा, हम्म, तैयार नहीं होगा तो जो है वो डरेगा, हम्म, डरेगा तो कहिए तो छोड़ दे, अपना जी। प्रश्न पत्र छोड़ दे। हम्म, तो इस सब का इलाज यही है कि जो आपने तय किया है कोर्स, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने तय किया है, हम्म, उसमें आप रुचि जगाइए। हम्म, और पढ़ाई का उद्देश्य केवल यस ये नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी। हम्म, आप सोचो, 1.5 अरब की हमारी आबादी है, हम्म, और नौकरियों का जो संख्या है बहुत कम है। वो जो है 10-20 करोड़। हम यह तो नहीं पता मुझे, मैं 2 करोड़ मान लेता हूँ, 3 करोड़ मान ले, 10 करोड़ मान लो आप। हम्म, तो अब 10 करोड़ नौकरियां हैं, हम्म, 1.5 अरब आबादी है, तो क्या हम्म, सबको मिलेगी? नहीं। नहीं मिल सकती है। अब उसे मिलेगी उन्हें को जो क्रीम है, बिल्कुल हम्म, टॉप में जा रहे हैं, उनको मिलेगी। बिल्कुल। तो हमें इसे निराश नहीं होना है। मतलब द स्टडी डजंट मीन सर्विस। जी। मतलब पढ़ाई जो है हम्म, नौकरी नहीं है। पढ़ाई जो है इसलिए भी है कि हमें जीवन जीने की कला सीखनी है। हाउ वी कैन जी। लिव ए हेल्दी लाइफ, लीड ए हेल्दी लाइफ, जॉयफुल लाइफ। जी। तो तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उस हर वर्ग के स्टूडेंट को, मतलब जो खुद को समझता है कि मैं एवरेज हूँ, टॉपर हूँ? मतलब मेरा ऐसा मानना है कि मैं ऐसा मानना है कि कोई बच्चा एवरेज या टॉपर नहीं होता है। वो किसी ना किसी प्रतिभा का धनी होता है। या फिर अगर कोई मछली है तो वो बहुत अच्छा तैर सकती है, और जो कछुआ है वो तैर नहीं सकता, लेकिन वो जमीन पर अच्छे तरीके से कंसिस्टेंट होकर वो चल सकता है। तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसको क्या करना चाहिए? ऐसा बहुत अच्छा सवाल है आपका। आपने कहा कि सबकी जो योग्यता है, सबकी जो अभिरुचि है, रुचि है, वो अलग अलग होती है। जी। हम लोग अपना लक्ष्य दुनिया का चमत्कार देख करके भी बनाते हैं। हम्म, प्रायः जो है सिविल सर्विसेज से पूछा जाता है कि आप ये पद पा करके क्या करेंगे, हम्म, तो हम तो यही कहते हैं कि साहब जनसेवा करेंगे, मुझे ये करना बहुत पसंद है। अगर मैं जो आईएएस सेलेक्ट हो गया तो मैं समाज को सुधारने का काम करूँगा, जो सरकार की योजनाएं हैं उनको जो है अंतिम आदमी तक ले जाऊंगा। लेकिन उससे गहरे में जो है एक जो हम लोग के अंदर जो है अघोषित या कहा जिसको हम नहीं कहना चाहते हैं, हम्म, वो रुतबा लाभ घमंड रहता है हम्म, कि मैं आईएएस बनूंगा। आईएएस बनने से साहब जो है नीली बत्ती मिलेगी, फिर मैं ये कर पाऊंगा, वो पर कर पाऊंगा, हम्म, चमत्कार जो है, मुझे लोग हम्म, जानेंगे, हम्म, ये सब कुछ होता है। हम्म, तो मैं बच्चों को यही कहना चाह रहा हूँ कि जीवन जीने का जो है उद्देश्य केवल नौकरी नहीं होनी चाहिए। हम्म, आपके अंदर ऐसा भाव जागना चाहिए कि आपका भी भला हो और और आपके पड़ोसी का भी भला हो। भवतु सब मंगलम। हम्म, और आप ये जान लो कि रिटायर होने के बाद आईएएस हो चाहे आईपीएस हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो सरकारी नौकरी वाला, वो फ्यूज बल्ब की श्रेणी में आ जाता है। हम्म, फिर यानी वो सब जो है क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। हम्म, 60-65 के बाद सब क्या होते हैं, लेवल सबका एक हो जाता बिल्कुल। है। तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य होना ये चाहिए कि जो मेरी क्षमता है
जिधर भी मेरी क्षमता है, अगर मेरी लेखकी क्षमता है और जो है अच्छा मैं बोल सकता हूँ, अच्छा जो है मैं कोई कलाकार बन सकता हूँ, आप उधर भी जा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको इंजीनियरिंग में ही जाना है। जी। वो इंजीनियरिंग में मैं गार्जियंस को भी ये जो है संदेश देना चाहता हूँ कि आपके बच्चे में जो पोटेंशियल है उसी को निखारने का प्रयास ना करें। अब कई बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, अब वो कोटा में पड़ा हुआ है, अब उसके मन में तो कोई कलाकार छिपा है कि मुझे दूसरी दिशा में जाना है, बिल्कुल। कहीं और जाना चाहता है, लेकिन माँ बाप सोसाइटी का जो दबाव है उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहा। 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है, फिर वो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाएंगे, वो सुसाइडल हो जाता है। सर मैं ज़्यादातर मैं अगर रिकॉर्ड्स देख रहा हूँ, काफ़ी सारे डॉक्टर्स, काफ़ी सारे इंजीनियर्स अपनी डॉक्टर लाइन और इंजीनियर लाइन छोड़ के वो सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं। तो वही मैं समझ पा रहा हूँ कि मतलब जिस बच्चे के अंदर कुछ और चीज़ थी, सिविल सेवा के लेके हुआ या फिर किसी और चीज़ को लेके हुआ। कई हाँ, सारे मैंने देखे सर कि उन्होंने अपनी डॉक्टर लाइन को छोड़ के। डॉक्टर्स जो है कई बन गए हैं। हाँ। उसकी वजह मैंने कहा ना, हम्म, अंदर छुपा है, हम्म, लोग मुझे जाने, हम्म, मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, हम्म। जिसको हम बड़े सरल शब्दों में, आम शब्दों में रुतबा कह दे, रुतबा, ग्लैमर। ग्लैमर, यस। उसकी तलाश होती है ना, वो वहाँ मिल जाता है। हम्म, अगर डॉक्टर कोई सिविल सर्विसेज में आता है तो भाई अब प्रजातंत्र में है, संविधान हम्म, की संरचना में है, तो मना तो नहीं कर सकते हम। हम्म, लेकिन अगर मैंने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, तो मुझे अपना क्षेत्र में जाना चाहिए। जी। लेकिन वो जो रुतबा है, रुतबा कहीं ना कहीं। वो ग्लैमर है, वो वहाँ उसे ले जाता है। या कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो काम मैं डॉक्टर बन के नहीं कर सकता हूँ, वो मैं प्रशासनिक अधिकारी बन के कर सकता हूँ। तो सरकार की जो योजनाएं हैं जो गांव तक नहीं पहुँचती हैं, कई क्लास जो ऐसे अभी अनछुए रह गए हैं कि जिनके अधिकारों पर जो है कोई चर्चा नहीं हुई है। तो कई लोग हैं, मैंने कई लोगों को पढ़ा, तो उनमें ये है कि नहीं नहीं, मुझे अंतिम छोर तक जो है, जो संविधान की मूल भावना है उसको ले जाना है। हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाला भाव वहां ले जाना है, जहां सबको समानता मिले, बराबरी मिले और अवसर की समानता, जी। बंधुता जहां पे आ जाए। बंधुता की कमी है हमारे यहाँ, तो कई लोग ऐसे भी हैं, जी। कहा नहीं जा सकता। जी। एक अंतिम सवाल जो हमारे मेल पर आया था यू चर्चा पर, जिसमें एक किसी बच्चे ने पूछा कि कि अगर आपका कभी क्वेश्चन मतलब परीक्षा नियंत्रण जी से कभी वार्तालाप हो तो ये प्रश्न हमसे पूछेगा। जी। तो मैं उनका प्रश्न अपने मुख से पूछता हूँ। उनका क्वेश्चन ये था कि सर मैं अंतिम वर्ष का छात्र हूँ, मतलब किसी चाहे वो बीए का हो चाहे वो एमए का हो। तो अगर मेरी एमए में या फिर लास्ट ईयर में मैं किसी सेमेस्टर में बैक लग जाती है, तो क्या ऐसा प्रावधान है कि मैं मेरा वर्ष खराब ना हो, मेरी साल खराब ना हो और मैं 2-3 महीने के अंदर मैं उस पेपर को पुनः देकर मैं उसे पास करके मैं अपने किसी अच्छी जगह पर एडमिशन ले सकूं या जॉब कर सकूं? हाँ, ये आजकल हमारे यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 चल रही है, इसको एनईपी 2020 कहते हैं। इसका शासनादेश आ गया है, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि किसी बच्चे की बैक लगी हुई है, बैक पेपर परीक्षा होनी है, लास्ट का भी हो, तो वो अगले, अगर सम का है, सम सेमेस्टर का बच्चा है, तो अगले नेक्स्ट ईयर में जो सम सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसी के साथ बैक देगा। अगर 8 सेमेस्टर का है तो अगले साल ही 8 सेमेस्टर की परीक्षा देगा। तो ये सरकार की ओर से है। अदरवाइज जो पहले के हमारे अध्यादेश हैं उनमें कई में ये था कि जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं, एलएलबी वाले छात्र हैं, इनकी जो स्पेशल बैक पेपर करा दिया जाए। लेकिन एनईपी लागू होने से ऐसा हुआ है। ये हम लोग कराते रहे। कौन सा पाठ्यक्रम है, फार्मेसी वाला है, इसका भी कराए हैं, एलएलबी वाला भी कराए हैं। तो सर एक शायरी के साथ हम इसका चर्चा को समापन के लिए चलते हैं। थोड़ा एक शायरी हो जाए सर। मैं चाहता हूँ कि एक शेर व शायरी जिससे कि बच्चे भी मोटिवेट हों। और हाँ, मैं यही बच्चों को कहना चाहूँगा कि सारा खेल जीवन में उत्साह, समर्पण और हौसले से होता है। तो ये हौसला अफजाई करने के लिए मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।
हौसलों से उड़ान होती है। सर एक शायरी मैं भी पढ़ना चाहता हूँ कि मतलब जो लोग डरते हैं कि मतलब मैं फेल हो गया तो क्या होगा, तो सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, जंग में कि सहसवार ही गिरते हैं मैदाने जंग में, वो तील क्या गिरे जो चले हों घुटनों के बल। गिरते हैं शेषवार ही मैदाने जंग में, हाँ। वो तिफल, और तीफल है, तिफल sorry। मतलब छोटा बच्चा, हाँ। वो तिफल क्या गिरे हाँ। जो घुटनों के बल चले। चले हो। बहुत अच्छा लगा भाई ये साहब से बात करके। मुझे भी कई सारी नई चीज़ों की जानकारियाँ मिली कि ये आपका प्रोसेस कैसे रहा, तो आपके जीवन में भी काफ़ी संघर्ष आए और अभी संघर्ष चल बहुत रहे जो हैं। आपने परिवार के बारे में पूछा था, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जो पत्नी मिली है, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव और परिवार की जिम्मेदारी सबका ध्यान वो रख लेती हैं, तो उधर से मुझे कुछ अवकाश मिल जाता है। और चैलेंजेस तो है ही हैं, जिस दिन लाइफ से चैलेंजेस चली जाएगी तो नीरस हो जाएगी। सरागों को आंखों में महफूज रखना, सरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे इस चर्चा को बहुत खास बनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि सर आप हमें आपसे ऐसे ही रोज हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। श्योर, यस, बुलाते रहना। बहुत अच्छा, मैं बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि जो पॉडकास्ट हम उसमें यूट्यूब में देखते हैं, आज उसके मतलब भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।